इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 3 नए नेत्रवक्स को खरीदने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से अभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर लगातार कई वार्निंग इशू किए जा चुके हैं, जिसमें भारत की अब तक की सबसे खतरनाक वेपन्स की टेस्टिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगले महीने तक भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 3 MS-60R हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाने वाला है, लेकिन पहली बैच इंडियन नेवी में ऑफिशियली शामिल होने के लिए हमको लगभग 2022 तक का वक्त लग सकता है। रशिया की तरफ से Su-57 की ट्विन सीटर एक्सपोर्ट वेरिएंट को बनाने का फैसला करने के बाद आज ये खबर सुनने को मिल रहा है कि Su-57 का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होने वाला है। और क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ट्राई सर्विस कमांड को बनाने के लिए आर्मी और नेवी का विरोध किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अवेक्स को लेकर। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी अवेक्स की काफ़ी कमी है और कुल मिलाकर हमारे पास 6 अवेक्स मौजूद है, जिनमें से 3 फाल्कन अवेक्स और 3 नेत्र अवेक्स हैं। इनमें से पहले 2 तो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए गए थे, लेकिन एक DRDO के पास भी टेस्टिंग यूनिट के तौर पर मौजूद था, जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमारी दुश्मन पाकिस्तान के पास लगभग 11 अवेक्स मौजूद है और चाइना के पास 20 से ज़्यादा अवेक्स मौजूद है। ऐसे में किसी भी टू फ्रंट सिचुएशन में हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर ये काफ़ी नेगेटिव असर डालने वाला है। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 6 एडिशनल A320 बेस्ड अवेक्स को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया, जिसमें A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर DRDO की तरफ से डेवलप किए गए रडार डोम को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन ये जो एवेक्स होने वाले हैं, ये नेत्र एवेक्स के मुकाबले बेहतर होने वाले हैं और ये लगभग 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन आज एक और खबर सामने आया था, जिसमें ये बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 3 नेत्र एवेक्स को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है और ये हमारे वर्तमान की नेत्र एवेक्स की स्टैंडर्ड की होने वाली, जिसके लिए अभी एम्ब्रेयर से लगभग 3 ERJ-145 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है और इसको बाद में DRDO की तरफ से हमारी करंट नेत्र एवेक्स की स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने की प्लान किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे पुराने नेत्र एवेक्स के मुकाबले थोड़े बेहतर होने वाले हैं। अगला अपडेट मिसाइल टेस्टिंग को लेके, और ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से अभी मल्टीपल मिसाइल को टेस्ट किया जाने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भी भारत अभी निर्भय मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसी महीने की 28 और 29 तारीख के बीच बे ऑफ बंगाल के ऊपर लगभग 1680 किलोमीटर के दायरे के ऊपर एक नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोतम वार्निंग को इशू किया गया था। इसके बाद 23 और 24 तारीख को भी अरविंद सी के ऊपर भी कुछ एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ एरियल एक्सरसाइज होने वाली है और इसमें भारत और US के बीच कुछ एरियल एक्सरसाइज होने वाली है। और आज एक खबर सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि फिर से 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोतम वार्निंग को इशू किया गया है। और ये जो वार्निंग इशू किया गया है, ये 760 किलोमीटर के आसपास के दायरे में इशू किया गया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जो वार्निंग इशू किए जा रहे हैं, इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। अब नॉर्मली कई बार ऐसा पहले से बता दिया जाता है कि किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, और ये तब किया आता है जब किसी एग्जिस्टिंग मिसाइल की टेस्टिंग होती है, फिर पहले से इसको डेवलप कर लिया गया होता है। लेकिन अभी सिर्फ इसको एक एक्सपेरिमेंटल व्हीकल बताया जा रहा है, जिससे ये डाउट किया जा रहा है कि अभी जो मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है वो किसी अंडर डेवलपमेंट सिस्टम की होने वाली और हाईली क्लासिफाइड वेपन है, जिस वजह से इसकी टेस्टिंग से पहले इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग होने वाली है, और ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि इसी साल के अंदर इसकी एक टेस्ट करने का प्लान किया गया था, और बाकी एक टेस्ट जो है वो निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। और भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी टेस्ट को पहले से ही इसी साल के अंदर करने का प्लान किया गया था। लेकिन जब तक एक्चुअल टेस्टिंग नहीं होता है, तब तक ये पता चलना मुश्किल है कि असल में किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। अगला अपडेट MS-60R हेलीकॉप्टर को लेके। फरवरी 2020 में भारत और US के बीच 24 MS-60R हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $2.2 बिलियन के आसपास की थी। अब इसमें भारत की जरूरतों को देखते हुए US नेवी की तरफ से अपने लिए रिजर्व में रखे गए 3 हेलीकॉप्टर्स को जल्दी से ही इंडियन नेवी की स्टैंड में अपग्रेड करने के बाद इनको भारत को हैंडओवर करने का फैसला किया गया था। अभी अगले महीने तक ही इंडियन नेवी को जो 3 हेलीकॉप्टर है, इनको अपग्रेड करके डिलीवर कर दिया जाएगा। और शेड्यूल के मुताबिक ये जो 24 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, इनकी पहली बैच को हमें 2022 में डिलीवर करना शुरू किया जाएगा।
और अभी ये जो 3 हेलीकॉप्टर हमें मिलने वाले हैं, इनको हालांकि इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट में ही रहने वाले हैं और इसमें अभी इंडियन नेवी के पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाने वाला है। जिस तरीके से राफेल के साथ हुआ था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम होने वाला है, यानी कि डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने तक यूएस में रहने वाले हैं, जहाँ पर इनको इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में इसको भारत में लाया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए काफी जरूरी है और ये हमारे पुराने हो रहे सी किंग हेलीकॉप्टर्स को आगे चल के रिप्लेस करने वाला है और यूएस का कहना है कि 2025 तक वो सभी 24 हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर करने वाले हैं। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके। आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को मिलाकर 7 अलग अलग कंपनीज को सेटअप किया जाएगा, जो कि फिलहाल गवर्नमेंट ओन कंपनी होने वाले हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी के हिसाब से उन कंपनीज को फॉर्म किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के एमुनेशन या डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो 3 मेजर एम्प्लॉय यूनियन है, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अभी इसी बात को लेकर इंडेफिनाइट स्ट्राइक करने वाले। और इससे पहले भी जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था, तब भी इन लोगों की तरफ से स्ट्राइक किया गया था और तब जाके सरकार और उनके बीच कोई सुलह हुआ था, जिसके बाद ये लोग स्ट्राइक छोड़ के वापस काम पर ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन अभी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के जो लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि पहले तो सरकार की तरफ से उनको जो स्टेटमेंट दिया गया था उसका क्लियर वायलेशन है और पहले उन सभी का आश्वासन दिया गया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को आगे चल के कॉर्पोरेटाइज नहीं किया जाएगा, जबकि अभी सरकार इनको कॉर्पोरेटाइज करने वाला है। अब यहाँ पर इन सभी का जो मेन कंसर्न है वो इनका जॉब सिक्योरिटी होने वाला है, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बंद करके 7 अलग अलग कंपनीज को फॉर्म किया जाएगा, तो अभी जो लोग 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से जॉब दिया जाएगा, ये एक मेजर कंसर्न होने वाली है। और साथ ही इनकी पेंशन या फिर टर्मिनल बेनिफिट क्या होगा, इसको लेके भी ये लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, उनके मुताबिक अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सभी की सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जिस तरीके से उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने के लिए सैलरी मिलती है, पेंशन मिलने वाला था, आगे भी बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है। लेकिन इन फर्क बस इतना हो सकता है कि जहाँ पर वो काम करते थे वो जगह आगे चल के बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी इसी बात को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉय खुश नहीं और अभी वो 16 जुलाई के बाद स्ट्राइक करने की नोटिस दे चुके हैं। अगला अपडेट Su-57 को लेके है। वैसे Su-57 को लेके पहले हमको काफ़ी उम्मीद था, लेकिन जब से 2018 के बाद भारत इस प्रोग्राम से बाहर हुआ है, उसके बाद Su-57 को भारत की तरफ से खरीदने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। लेकिन रशिया की तरफ से बार बार इसको भारत को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही रशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा था कि रशिया अभी Su-57 की एक्सपोर्ट वर्जन को तैयार करने वाला, जो कि एक ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है, जबकि रशिया खुद जिन Su-57 को अभी इंडक्ट कर रहा है वो सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाला है। ओरिजिनली भारत की तरफ से FGFA प्रोग्राम में रशिया को ये बताया गया था कि भले ही रशिया सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करे, लेकिन हमें जो FGFA चाहिए वो ट्विन सीटर होना चाहिए। फिलहाल भारत की तरफ से अभी Su-57 को एक्वायर करने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम है, पर अभी रशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि Su-57 का जो पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है वो अभी कोई साउथ ईस्ट एशियन नेशन होने वाला है। अब अगर भारत इसे नहीं खरीदने वाला है तो एशिया में 2 और देश है जो कि आगे चल के इसको खरीद सकते हैं। इनमें से एक तो चाइना है, जो कि लिमिटेड नंबर में Su-57 को खरीदना चाहता है ताकि इसकी टेक्नोलॉजी को समझ सके और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने J-20 में आगे चल के कर सके। और जिस तरीके से चाइना ने लिमिटेड नंबर में पहले Su-35 को खरीदा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर वो Su-57 को भी खरीद सकते हैं। और ये स्टेटमेंट कुछ समय पहले J-20 के टॉप डिजाइनर के द्वारा दिया गया था। दूसरा देश यहाँ पे वियतनाम हो सकता है, जो कि लगभग 12 से 14 Su-57 को खरीदने के लिए पहले से रशिया के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली वो कौन सा देश है जो कि रशिया से Su-57 को खरीदने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की यूनिफाइड थिएटर कमांड को लेकर। पहले आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से अभी ट्राई सर्विस कमांड को सेटअप करने के लिए प्रपोजल दिया गया था और बताया गया था कि इस पर काफी तेजी से काम किया जाएगा। अभी हमारे पास बस एक ही ट्राई सर्विस कमांड है जो कि अंडमान में है। इसके अलावा अगर मेनलैंड की बात करें तो आर्मी की अलग अलग कमांड है, एयरफोर्स की भी अलग कमांड है और नेवी की तरफ से भी अलग अलग कमांड से ऑपरेट किया जाता है।
तो जो पिछले साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से अपने आर्मी में रिफॉर्म लाने की बात की गई थी और यूनिफाइड कमांड्स को सेटअप करने का प्लान किया गया था, तो उसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टॉप ऑफिसर के बीच यानी कि वाइस चीफ रैंक के ऑफिसर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच इसको लेकर डिस्कशन किया गया था और तब से डिस्कशन चल रही है और इसी साल तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद किया जा रहा था। पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब आर्मी और नेवी की तरफ से ट्राई सर्विस कमांड को सेटअप करने के लिए सहमति जताई जा रही है, सेम टाइम में एयरफोर्स की तरफ से अभी इसमें सहमति जताया नहीं जा रहा है, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ट्राई सर्विस कमांड को लेकर अभी डिस्कशन किया जा रहा है और अभी बस फॉरेन मॉडल को देखकर हम अपनी आर्मी या एयरफोर्स की स्ट्रक्चर को बदलना नहीं चाहते हैं और हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इसको फॉर्म करने की कोशिश किया जाएगा। और अभी हमारी ट्राई सर्विस कमांड के अंदर एक सर्विस एक्सटेंशन का प्रपोजल भी दिया गया है, जिसमें एक नए पोस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि वाइस चीफ के रैंक के ऊपर होने वाला है, लेकिन आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ या नेवल चीफ के रैंक के मुकाबले नीचे रहने वाला है। तो मे भी इसी वजह से यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है और ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन सीधे तौर पर आर्मी या नेवी की तरफ से जो प्रपोजल दिया जा रहा था और उसको अपोज करने की जो बात सामने आई थी, उस पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनकार किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।